जीआईसी की 2020 की वैकेंसी आ गई हैं, जिसमें मैं केमिस्ट्री की तैयारी कराने जा रहा हूं। और आपको पता ही होगा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में क्या होता है कि ये यूपी पीएससी एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करा रहा है। इसके दो एग्ज़ाम होंगे, एक तो प्री होगा और एक क्या होगा, मेन होगा। ठीक है। और प्री में जो क्लियर होंगे उन्हीं का ही मेन कराया जाएगा। प्री में आपके 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, 40 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ आता ही है, जैसे आपने पीएससी के पीसीएस के एग्ज़ाम देखे होंगे उसी तरह से। ठीक है। तो पीसीएस का लेवल का एग्जाम है, इसलिए इसमें नीट और जेई के क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान से करेंगे। इसलिए मैं आपको नीट और जेई के जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर इसमें सारे करवाऊंगा। ठीक है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर 65 के अराउंड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें पिछले साल के नीट जेई के भी क्वेश्चन हैं। अगर आपने ये कर लिए तो आपकी तैयारी जो उत्तर प्रदेश राजकीय कॉलेज के लिए केमिस्ट्री के प्रवक्ता के लिए वैकेंसी निकली है, उसमें आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, आप इनको करते रहेंगे तो। लेकिन हम इस चैप्टर को, जो पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और हम बिल्कुल बेसिक से अपनी बात को शुरू करेंगे। ठीक है। तो दोबारा बता देता हूँ, पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी के लिए, ठीक है ना, आज से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को शुरू कर रहे हैं। यूपी पीजीटी की आपकी जैसी भी वैकेंसी निकली, एक तो सिंपल आती है और एक आपकी जीआईसी की है, उन दोनों की हम तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन बिकम वेरी लेट बिकॉज, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था। ठीक है ना, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था, उसका पता नहीं चल पा रहा था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकल गए थे, तो इसका बी आंसर होगा। विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटॉन, विच ऑफ इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है ये होता है। अब इसके अंदर कोई मुझे बता सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होंगे? देखो, ये ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ही प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन होता है 1-1। ठीक है ना, मतलब मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज बना दूं, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, न्यूट्रॉन इसमें पहले से नहीं थे, तो सिर्फ क्या बचा, हाइड्रोजन बचा ना। इसलिए आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। मैं पहले बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम नीट और जेई पे भी पहुंचेंगे। और मेरी थोड़ी स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी, और अब कुछ को स्लो लगता है तो आप वीडियो को फास्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन का 1s3 है, तो आप इसमें से न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करना पड़ता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, वो कह रहा है कि न्यूक्लियस जो है किसी एटम का वो 10⁻10 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर क्या होना चाहिए। एक बात याद रखना, जो एटम जो होता है, एटम 10⁵ टाइम बड़ा होता है न्यूक्लियस से, याद रखेंगे। ठीक है ना, न्यूक्लियस के डायमीटर से। तो न्यूक्लियस का डायमीटर यहाँ 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन यहाँ आप सब में देखें तो किलोमीटर में आपके आंसर दे रखे हैं, हालांकि मीटर में भी दे रखा है। तो और 1 किलोमीटर जो होता है वो 10⁻, कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻⁻5 किलोमीटर होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁵ किलोमीटर। तो अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर आ गया, 10 किलोमीटर आ गया। एटम जो होगा वो 10 किलोमीटर बड़ा होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एटम के किसी ऑर्बिट के लिए, किसी सबशेल के लिए एटम की जो 4 क्वांटम नंबर होती हैं, इन चारों क्वांटम नंबर में कोई 3 सेम हो सकती हैं, एक पक्का अलग होएगी। ये 3 सेम हो सकती हैं, या ये अलग होंगी, या ये 3 सेम हो सकती हैं, कोई एक तो अलग होनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम एटम। देखो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो और 3d 5 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, लेकिन गलत है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, तो 4s1 3d 5। हालांकि मैं तो डी भी पहले लिखता हूँ, एस बाद में लिखता हूँ। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, इसकी एनर्जी घट जाती है, ये पहले लिखा जाता है। मतलब आप ऐसे मत लिखा करो, आप ये लिखा करो 3d4 4s1। ठीक है। अब ये बताओ, डी में ऑर्बिटल होते हैं 5, आप सबको पता होगा, अब आप एमएससी के बच्चे हैं, ये तो 11th क्लास की बात आ जाती है। तो डी में ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये डी में ऑर्बिटल है 5, इलेक्ट्रॉन भी 5 है, और एक इलेक्ट्रॉन है एस में अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 4 और 2 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 5 और 1 होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, काफी छोटा लिखा हुआ है लेकिन मैं पढ़ दूंगा, चिंता मत कर दिए। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट किस चीज को इंडिकेट करता है? तो एटॉमिक नंबर जो होता है 3 चीज को बता सकता है। अगर वो एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कह सकते हो आप, लेकिन अगर वो आयोनाइज्ड है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही कहोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, काफी छोटा मैंने बना दिया है, ये क्वेश्चन इसमें काफी सारे थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी एटम का, वो एटम मैंने एक्स मान लिया, अब आप बड़े बड़े उस पर समझ लीजिए स्क्रीन पर, एलिमेंट का जो मास नंबर है वो W है, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो कैपिटल N से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस चीज को बोलते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होना चाहिए, लेकिन उसमें तो W-N दे रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा है, 1H1 मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन भी किसके इक्वल होंगे? इसी के इक्वल होंगे, तो ये भी गलत हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रॉन नहीं है, ये नंबर एटॉमिक नंबर दे रखा है कैपिटल N से, कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं बता देता हूं डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है वो ये कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, सॉरी, हाइड्रोजन नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है। हाइड्रोजन नेगेटिव कह रहे हैं हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन नेगेटिव में 2 होंगे, तो 1s2 इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10 की, मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ, जरा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कह रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज को स्पेसिफाई करती है? देखो ये क्वांटम नंबर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n से लिखते हैं, जिसका KLMN ही होता है, मतलब जिनको मैं 1 2 3 4 भी कह सकता हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक होती है एंगुलर या एजीम्यूथल भी बोलते हैं, उसको हम L से लिख लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेके ये जो n की वैल्यू आएगी इसकी n-1 तक होती है। और एक होती है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो L आते हैं उसको प्लस L से लेके -L तक लिखना होता है हमने, वो मैग्नेटिक बन जाता है। तो अब वो कह रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज को बताती है? तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताती है ऑर्बिटल को, याद रखेंगे किस चीज को? ऑर्बिटल को। और एंगुलर क्वांटम नंबर जो बताता है वो किस चीज को बताता है? सबशेल को बताता है, सबशेल को। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज को बताता है? शेल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ये ओरिएंटेशन को बताता है, ऑर्बिटल के, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को, ठीक है ना, शेप को नहीं बताता। तीसरा है, वो कह रहा है अगर n 2 है, तीसरे 11 क्वेश्चन में, तो m क्या होगा? m क्या हो सकता है? तो देखो अगर n 2 है तो मैंने क्या बताया, अगर n आपका 2 है तो l क्या होगा? 0 से लेके 2-1 तक। तो m होगा आपका 0 से लेके 2-1, यानी कि 0 से लेके 1 तक, यानी कि कितनी वैल्यू आएंगी उसकी? सिर्फ 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, ये तो आ गई l की। और m कितना होगा? m, ये तो सॉरी l निकाला मैंने, तो m कितना होगा? और m मैंने बताया हर के लिए प्लस से -l होता है, तो +0 से -0, ये हो जाएगा +1 से लेके -1 तक। बात समझ में आई? देखो दोबारा समझो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो निकलती है वो एंगुलर की हेल्प से निकलती है, जो एंगुलर की वैल्यू दी हुई होगी वो +l से -l तक लगानी है आपने। तो l की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है मेरे पास, एक तो 0 आया, एक 1, तो 0 के लिए तो 0 और 1 के लिए +1 0 -1, तो 3 वैल्यू ये, 1 वैल्यू ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, वो कह रहा है कि कौन सा सेट सेम है। देखो ये वाला कौन सा सेट जो है एटम के लिए करेक्ट है, तो इसमें जो करेक्ट है क्लोरीन की बात कर रहा है, और वो क्लोरीन के वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो वो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, p में ऑर्बिटल होते हैं 3 और इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर 5, 1 2 3 4 5। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका अनपेयर्ड है। ये इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है? तीसरी शेल में है, तो स्मॉल n इज इक्वल टू हो गया तीसरा। और l कितना है? ये दे रखा है p। p का मतलब क्या होता है? अगर l आपका 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है या 3 आता है, तो ये SPDF की वैल्यू होती है। तो p के लिए l कितना होता है? 1। और m कितना हो जाएगा आपका? +1 0 -1, तो मैं मान लेता हूँ ये +1 में है। ठीक है, तो और ये 3 सेट देखो कहाँ दे रखे हैं, 3 1 1, तो वो ये रहा आपका 3 1 1, बात खत्म हो गई। हालांकि -n भी हो सकता था पर ऑप्शन दे नहीं रखा तो मैं क्यों लूँ। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ, इनमें से कौन सा सेट गलत है। देखो याद रखना n हमेशा l से बड़ा होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, और l भी हमेशा m से बड़ा होगा। ये 2 बातें आपने याद रखनी है, ऑलवेज वही चीज पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पर n3 है, l2 है,
तो ये बड़ा तो है, लेकिन m देखो इसमें क्या कर दिया, -3 कर दिया। तो आप इसके साइन पे मत जाओ, m दे दिया आपको 3 और l दे दिया आपको 2, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब -3 है तो वहां +3 भी हो सकता है, क्योंकि +l से -l होता है ना, अभी मैं आपको वैल्यू बता रहा था, +l m से -m, तो इसलिए ये सेट भी नहीं है। फिर वो कह रहा है चौथा और तीसरा और ये, तो इसमें वो कह रहा है कि l और m बराबर दे दिए, तो ये आपका पॉसिबल है कि नहीं है, l और m आपके बराबर दे दिए हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास जो है n = 4 है, तो l कितना हो सकता है, 0 से लेके 4 - 1 हो सकता है, मतलब 0 से लेके आपका 3 हो सकता है, यानी कि 0 0 1 2 और 3 वैल्यू होंगी। अब जरा m की वैल्यू क्या आ सकती है, क्या m यहाँ पर 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यानी कि ये वाली बात भी आपकी ऑप्शन 2 जो होगा वो भी आपका क्या हो सकता है, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, ऑप्शन नंबर 3 की, ये भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें n कितना दे दिया है आपका 2 दे दिया है, और l आपका 0 दे दिया है, और m आपका 0 दे दिया है, l 1 है, लेकिन s यहाँ पर कितना दे रखा है, -1/2, तो ये भी आपका करेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अगले और लास्ट ऑप्शन की। अच्छा, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, ये आप जरा इसको ध्यान से देखिए, पहले वाले ऑप्शन को। पहले वाले ऑप्शन में n आपका 3 दे रखा है, l आपका 2 दे रखा है, लेकिन m आपका 3 दे दिया। इसका मतलब क्या है, हालांकि -3 है तो लेकिन आप उसको 3 मान लो। मैं क्या कह रहा था अभी, l हमेशा m से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर छोटा दिख रहा है, साइन को हटा दो आप, इसलिए यही ऑप्शन इनकरेक्ट है और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लार्ज साइज में अच्छे से आपको दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो एक आपको सोडियम पॉजिटिव दे रखा है और एक नियोन दे रखा है। तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, लेकिन 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन डाई पॉजिटिव आयन विद मास नंबर 30। देखो जिंक जो है, चाहे वो जिंक पॉजिटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो उसका मास नंबर है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन के निकलने पे नहीं बदलता, जो एटॉमिक नंबर है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन के निकलने पे नहीं बदलता। तो 70 - 30 40 आपका आंसर आना ही आना है, चाहे वो एटम हो या वो आयन हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और इलेक्ट्रॉन मास में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस में नहीं होते, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एस में 2 जा सकते हैं, पी में 6 जा सकते हैं, डी में 10 जा सकते हैं, एफ में 14 जा सकते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। ऑप्शन आपके यहाँ है। तो एक देखो, कॉपर की अभी मैं बात बता रहा था, उसके डी में 9 नहीं होते, ये डी में 10 होते हैं, इन्होंने 9 लिख रखे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डी में 10 होते हैं। एक तो कॉपर और क्रोमियम आप याद रखें, ये 24 होता है, इसके पास डी में 5 होते हैं, एस में 1 होता है, इसके पास डी में 10 होते हैं, इसके पास भी एस में क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 छोटे साइज का दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारी सब शेल होती हैं, ये शेल है सॉरी, ठीक है, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है। अब ये बताओ इन ऑर्बिटल, इन शेल के बीच में एनर्जी का गैप होता है कि नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पहली वाली से इन्फिनिटी में चला जाए तो वहां सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो ये कह रहा है विच ऑफ द ट्रांजिशन विल रिक्वायर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा n इन्फिनिटी टू n1, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसको वैसे टेक्निकली इस क्वेश्चन को ना, इसको ऐसे ना समझे हम, वैसे तो चाहिए, लेकिन वो रिक्वायर्ड की बात कर रहा है, रिक्वायर्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से जब नीचे आएगा तो वहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ रिलीज्ड होगा, तो वहाँ इसलिए ये ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है। अगर मैं इसका आंसर अगर सही मानूँ तो देखो ये पहले से दूसरे में जा रहा है, पहले से दूसरे में जा रहा है तो एक ऑर्बिटल छोड़ के जा रहा है, फिर वो दूसरे से तीसरे में जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो भी वो एक ऑर्बिटल छोड़ के जा रहा है, और लास्ट वाले में तीसरे से पांचवें में जा रहा है, तो तीसरे से पांचवें में जब जाएगा तो वो देखो 2 ऑर्बिट छोड़ के जा रहा है, मतलब बीच में एक ऑर्बिट है, इनमें कोई भी एक ऑर्बिट नहीं है। तो देखा जाए तो वैसे 18 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये भी हो सकता है, लेकिन ट्रांजिशन जब वो वर्ड यूज कर रहा है तो ट्रांजिशन का मतलब तो एनर्जी ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन चाहे रिक्वायर्ड हो या वो हो, तो इसका आंसर आप यही माने, इन्फिनिटी वाले माने, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी साथियों, ये आपको स्पेस मैंने क्वेश्चन थोड़े छोटे लिख दिए हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 200 ग्राम की क्रिकेट की बॉल है, 200 ग्राम की क्या है
एक क्रिकेट की बॉल है और वो 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है, तो ये ग्राम की है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है ना। तो वो कह रहा है इसमें वेवलेंथ कितनी होगी, तो वेवलेंथ निकालने के लिए किसी मास पार्टिकल की हम डी ब्रोगली इक्वेशन लगाते हैं, और h होता है 6.626 × 10⁻34, और आपका मास आपको 200 दे दिया है। अगर चलो आप इसको ग्राम में ले रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको टाइम जो ये दिया हुआ है ये भी आपको सेंटीमीटर में दिया है, अदरवाइज ये भी आपको मीटर में लेना पड़ता। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2.2 × 10⁻32 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, फॉर द फॉलोइंग एनर्जी लेवल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है तो इसको रहने दीजिए। 21 कह रहा है विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब ए फोटोन बट नॉट टू एमिट द फोटोन। देखो, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s1 होता है, यानी कि उसके पास सब शेल सारी है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन यहीं बैठा है, तो उसके पास यानी कि ये 1s है, ये 2s मान लिया, ये 2p मान लो, कैसे मान लो। तो इस अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ होता तो इस इलेक्ट्रॉन के पास दोनों ऑप्शन थे, लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाना या नीचे आना, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ये बैठा हुआ है इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये ऊपर जा सकता है, नीचे तो न्यूक्लियस आ गया और न्यूक्लियस में कभी जा नहीं सकता, ठीक है। तो ये सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकता है, एमिट नहीं कर सकता, तो क्या आ जाएगा 1s, क्या ऑप्शन हो जाएगा 1s। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम m टू l शेल। देखो, आप ये मान लो ये k है, ये l है, ये m है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो आपका जा रहा है m से l में आ रहा है, m से किस में आ रहा है, l में आ रहा है, तो ये आपका कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, m से l में आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपका क्या हो जाएगा इसका 22 का जो ऑप्शन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। एमिशन कर रहा है वो लाइट को, m से किस में आ रहा है, l में आ रहा है, एमिशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, देखो 23 जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 23 जो कह रहा है वो कह रहा है कि भाई आपके पास बोहर तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो तीसरे ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकलेगा, एक मिनट मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 13.6/n² z, या z अभी रहने दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन की लेवल है जिसमें वो पड़ा हुआ है, तो कौन सी में पड़ा हुआ है, वो तीसरी में पड़ा हुआ है, थर्ड वाले में पड़ा हुआ है। अब वो जब थर्ड वाले में पड़ा हुआ है तो जल्दी से बताओ फटाफट से, ये माइनस में होता है, -13.6 अपॉन तीसरे वाले का स्क्वायर, 13.6 अपॉन 9, 9 का 9 कितना बचा, 9 4 13, तो 36 हो गया, ठीक है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, 9 पंजे 9 का 9, 10 11 12 13, तो आपका कितना आंसर आ गया, तो मेरे हिसाब से इसका आना चाहिए 1.6, ठीक है कि नहीं है, इतना ही आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, इतना ही आएगा। मैंने इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर लिया है, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में, तो अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा 1.5 इंटू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 नहीं आ सकता, 13 वो तो तब आता जब 1 होता, ठीक है ना, 3.4 नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद कह रहा है 24 क्या कह रहा है, 24 अच्छा क्वेश्चन है, 24 को भी देख लेते हैं। 24 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की बोहर की पहली ऑर्बिट में x है, तो उसकी थर्ड ऑर्बिट में स्पीड कितनी होगी। देखो आपका जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो याद रखेंगे, वो होता है 2.18 इंटू 10⁸ n सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसकी जो अब वो कह रहा है कि ये कौन सी ऑर्बिट में, देखो फर्स्ट ऑर्बिट में x है, यानी कि इस वैल्यू को इसकी जगह मैं 1 रख देता हूं, 2.18 इंटू 10⁸ अपॉन इसको मैं 1 रख देता हूं, ये वैल्यू वो x कह रहा है, ये वैल्यू वो क्या कह रहा है, x कह रहा है। तो थर्ड ऑर्बिट में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, तो थर्ड ऑर्बिट में कितनी स्पीड हो जाएगी जल्दी बताओ। तो कितने से डिवाइड करूंगा मैं उस चीज को, कितने से डिवाइड करूंगा भाई, 2.18 इंटू 10⁸ को 3 इंटू 1 से डिवाइड करूंगा, तो ये तो आपका कितना हिस्सा है, ये तो आपका कितना हिस्सा है, x है ना, ठीक है।
तो ये आपका x है तो एक्स बाई कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो x बाई 3 हो जाएगा। तो ये एक तो फॉर्मूला भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है वेलोसिटी वगैरह ना। इसके साथ चलो मैं एक दो बातें और बता देता हूँ आपको। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको याद आ गया होगा, बस पता चल गया होगा। एक ये भी पता चलता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लेगा, एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है। तो 2 पाई वेलोसिटी का जो भी मैंने फॉर्मूला बताया आर एन अपॉन जिस आर एन मतलब रेडियस अपॉन वी एन। और आर एन का फॉर्मूला कितना होता है, बहुत रेडियस कितनी होती है ये आपने पढ़ा होगा। आर एन जो होता है वो होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम में होता है ये। तो आप यहाँ से ये एंगस्ट्रॉम में को सेंटीमीटर में बदल सकते हो, इसको भी सेंटीमीटर में लेके आप बता सकते हो कितना चक्कर लेगा वो, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, सॉरी। चलिए, तो मैं आपको बाद में कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें भी आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। तो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो वो क्या है, देखो आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब पक्का उसके आगे क्या हो सकता है, और वो क्या कह रहा है, इफ एन आयन हैज, तो 20, इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहले ही हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बोलो जल्दी, किस तरह से इसका आंसर ए हो सकता है। एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। देखो सीजियम के पास जो होते हैं ये, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 होते हैं, 8 आप कोई सा भी देख लो, 2 8 8 इस तरह से होंगे। जैसे ग्रुप नंबर सोडियम ले लो आप, तो कितना आ जाएगा ये 2 8 1, ठीक है ना। तो 8 1 आएगा, तो ये डी ब्लॉक ही हो सकता है, ना तो थोरियम होगा ना पोटासियम होगा। पोटासियम और सीजियम जो है ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है, थोरियम आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, एक्टिनोइड सीरीज का है। तो सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं जो 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो उन्हीं में आएगा ये, जैसे 2 8 18 1, ठीक है। तो ये 21 इस तरह से हो सकता है, या कोई और एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉपर हो जाएगा। तो 29 हो गया ना, 29 कॉपर, 10 और 8 18, सॉरी 10 और 18 28, 28 और 1 29, ये आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो 26 क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है NH3 की, N3H में हाइड्रोजन की जो है, देखो 3x मान लो इसको, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर +1 होगा, तो उधर जाके -1 हो जाएगा, तो ये -1/3 है, और जबकि वो कह रहा है -3 है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर जो है वो n और l है, जिसमें n 4 है, l 1 है, ठीक है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसके लिए n + l ज्यादा होगा, n + l ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी, मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी। अब इसमें बता दो ये कितना है, 4 और 1, पहले वाले का कितना दे रखा है, 4 और 1 5 हो गया। दूसरे वाले का निकालो आप, दूसरे वाले का रखा है 4 और 1 0, ठीक है, तो कितना आ गया इसका आंसर 0 आ गया। तीसरे वाले का देखते हैं, 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 5। चौथे वाले का देख लो आप, 3 और 1 4। तो अब आपने क्या करना है, मैंने क्या बताया, ज्यादा n + l ज्यादा वैल्यू, लेकिन जब वैल्यू बराबर आ जाती है तो पहले तो आप ये देखो सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ से ज्यादा किसकी एनर्जी होगी, फर्स्ट और थर्ड की होगी, यही होगा ना, सेकंड और फोर्थ, क्योंकि इनकी वैल्यू कम है, और फर्स्ट और फिफ्थ की एनर्जी ज्यादा है। तो जब वैल्यू बराबर आ जाती है प्यारे साथियों, तो जिसका n बड़ा होता है, जब n + l बराबर हो, तो जिसका n बड़ा होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ी होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी E ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी E क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब फटाफट से बताओ इन दोनों में किसका n बड़ा है, 3 और 4 में 4 वाले का। तो सेकंड वाले की एनर्जी जो है वो किससे ज्यादा हो गई, सेकंड वाले की एनर्जी किससे ज्यादा हो गई, फोर्थ वाले से। तो फोर्थ वाले की कम है, उससे ज्यादा किसकी है, सेकंड वाले की। अब देखो कौन सा ऑप्शन बन गया, ये बन गया। चलो अब इनमें भी देख लेते हैं, 5 वालों में, इसमें और इसमें। तो तीसरे वाले से ज्यादा किसकी एनर्जी होगी, फर्स्ट की, यानी कि फर्स्ट की होगी सबसे ज्यादा और तीसरे वाले की होगी कम। तो ये ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ये वाली बात समझ में ना आई हो तो।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, ठीक है ना। p में भी इस वाले s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, और p में इलेक्ट्रॉन एक एक जाएगा, हंट्स रूल हमें पता है, हुंड का नियम, एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये देख लो 2 2 1 1 1, ठीक है। 28वें का क्या ऑप्शन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम 29वीं की तरफ बढ़ते हैं, नंबर ऑफ नोडल प्लेन। देखो नोडल प्लेन जो होते हैं वो कैसे निकलते हैं, नोडल प्लेन का फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है क्या? चलो ये क्वेश्चन मैं कुछ करने के लिए भेज देता हूं आपको, ठीक है। तो 29 का वैसे आंसर जो होगा वो बी होगा, 2 होंगे नोडल प्लेन। अब ये आपने मुझे अपने आप बताना, देखो IIT स्क्रीनिंग 2000 में आया हुआ है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो आपका ऐसे बनता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे तो नोडल प्लेन ये होता है, ठीक है। तो एक ये होता है, एक एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जेड पे माना नहीं जाता, ठीक है। तो फिलहाल फिर भी आप इसको डिटेल में मुझे यहां पर बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 रिप्रेजेंट द। अब देखो ये d5 और s1 दे रखा है, 3d5 और 4s1 है, तो ये कौन सी स्टेट है, ये तो ग्राउंड स्टेट है ना तो ये कोई एक्साइटेड स्टेट है, ना ये कैटायन है, ना कोई एनायन है, तो ये कौन सी है? तो 30 का आपका क्या हो जाएगा, 30 का बी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 31 आ रहा है, 31 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ करेक्ट। तो कौन सी बात इसमें ठीक है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, 31वें का जो आंसर है वो ए है कि रिप्रेजेंट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है माइनस हाफ। ये IIT स्क्रीनिंग 2001 में आया था, काफी पुरानी बात है। 32 क्वेश्चन जो कह रहा है उसको जरा आप देख लीजिए। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई स्पीड जो है 200 गोल्फ बॉल की 5 मीटर पर आवर है, वेवलेंथ निकालनी है। तो अभी मैंने करवाया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है। तो h हो गया 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन, अब मास जो दे रखा है वो दे रखा है 200, लेकिन हमें इसको ग्राम में बदलना है, ठीक है, इनटू, और जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है। तो अब आप यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं, बाकी का काम आपका होगा, वो काम मेरा या किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 था, जो कि 32वें का आंसर आपका कितना हो गया, इसका आएगा आपका डी आएगा, ठीक है ना, 10⁻⁴ आ जाएगा। 33 की बात करते हैं, तो 33 क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में इतनी है। इसका मतलब क्या है, पहली लेवल की, और अभी मैंने आपको क्या बताया था, -13.6 n², तो पहले वाले की वैल्यू आपकी कितनी दे दी, 13.6 दे दी। सेकंड एक्साइटेड की बात कर रहा है, ये देखो बहुत बढ़िया बात कर रहा है। सेकंड एक्साइटेड का मतलब समझो आप इसका, यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है। अब आप मुझे बताओ, पहली एक्साइटेड तो ये होगी ना, तो पहली एक्साइटेड ये आई, ठीक है ना, और वो दूसरी एक्साइटेड का मतलब ये होगा, तो ये दूसरी एक्साइटेड होगी, ये कौन सी एक्साइटेड होगी, सेकंड। तो यहाँ 3 रखोगे आप, तो En कितना रखोगे आप, -13/6, 3 का स्क्वायर रखेंगे आप, नहीं तो इसमें आपका आंसर ये गलत ही आएगा, ठीक है। 9 से आप डिवाइड कर दोगे तो अभी पीछे हमने आंसर निकाला भी था, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मैं थोड़ा स्पीड में जरूर करा रहा हूं साथियों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और 25 ग्राम। पहले तो ये बताओ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है। वो कहता है कि कोई छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम, मोमेंटम को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, या आप ये कह सकते हो उसकी वेलोसिटी में आप एक्यूरेट नहीं बता सकते उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। ये h/4π के बराबर या इससे ग्रेटर आता है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन की, माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब वो कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ 25 ग्राम इन स्पेस इज 10⁻⁻15, ठीक है ना। हेंस अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी कितना होगा, डेल्टा वी इस फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, 4π इंटू डेल्टा वी हो जाएगा h/m इंटू डेल्टा x इंटू 4π हो जाएगा। तो अब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और मास देखो कितना दे रखा है, मास दे रखा है आपको 25 ग्राम का दे रखा है, लेकिन मुझे तो किलोग्राम में चाहिए, मैंने पहले बता रखा है मोमेंटम आपका किलोग्राम में ही होता है, ठीक है। तो 10⁻³ इंटू,
और ये डेल्टा एक्स कितनी थी, वो उसके मीटर में कितनी अनसर्टेनिटी है 4 इंटू, और पाई होता है 22/7 या 3.14 आप यहाँ पर रखोगे तो आपका आंसर आएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻28 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और वैसे भी सोच लिया करो, जो बस पावर में ही अंतर है और वैल्यू सेम है तो इसका मतलब इन दो में से कोई आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा ट्रिक से भी कर लेते हैं जब आंसर नहीं आता है। 35 बामर सीरीज। अब ये लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड क्या होते हैं याद रखेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना कि ये न्यूक्लियस के अराउंड शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले लेवल से कहीं भी जा सकता है या कहीं से भी सिर्फ पहले लेवल में आएगा तो वो लाइमन सीरीज होगी। तो पहले वाले से कहाँ आ सकता है, वो कहीं भी, ये ध्यान रखेंगे। N2 क्या हो सकता है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी, इसको क्या बोलते हैं, लाइमन। और बामर में क्या होता है, अगर वो दूसरे वाले से या किसी भी एक्साइटेड से दूसरे में आके रुके, कहाँ से, तीसरे से, चौथे से, इन्फिनिटी से, कहीं भी आके रुके 2 सेकेंड में, तो उसको क्या बोलते हैं, बामर। ठीक है ना। और अगर वो तीसरे में आके रुके कहीं से भी, ऊपर कहीं से भी आ जाए, चौथे से, पांचवें से, छठे से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पाश्चन। और अगर वो चौथे में आके रुके कहीं से भी, पांचवें, छठे, सातवें, लाइमन, बामर, पाश्चन, फिर उसको बोलते हैं ब्रैकेट। और अगर वो पांचवें में आके रुके कहीं से भी ऊपर से, तो उसको बोलते हैं पीस आइलैंड फंड। ठीक है। और इसकी वेवलेंथ जो है वो आपकी यूवी रीजन में पड़ती है, इसकी विजिबल रीजन में पड़ती है और इन तीनों की आईआर में पड़ती है। याद रखेंगे, ये रीजन भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, वेवलेंथ अगर आप निकालोगे। और इनकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 1/λ = R। आर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये जहां के रुका और जहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। बामर सीरीज लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड कोरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिट जंप ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोहर एटम इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब वो क्या कह रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब ये कह रहा है कि थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड ऑफ बामर सीरीज, तो ये जनरली आपका थर्ड लाइन आ रही है, तीसरी लाइन आ रही है, तो 5 से अगर 2 में आएगा, 5 से अगर 2 में आएगा तभी ये पॉसिबल है। अब बामर सीरीज में तो देखो आपका 2 होना चाहिए ना, 2 होना चाहिए। ठीक है, अब वो थर्ड लाइन है, मतलब 3 लाइन होंगी आपकी, एक ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मतलब ये थर्ड लाइन बनेगी 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, या ऐसे या ऐसे, तो 5 से 2 में ही ये चीज़ आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। मतलब पहले 5 से वो यहाँ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर वो यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ है, तो वो 3 लाइन बनेगी यहाँ पर। ठीक है, 5 to 3। उसके बाद 36 जो क्वेश्चन कह रहा है, इसको मैं अलग से भी बताऊंगा। एक नंबर ऑफ लाइंस निकालने का आपको मैं फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकलते हैं, n2 माइनस n1 माइनस 1, ठीक है ना, n2 माइनस n1 माइनस प्लस 1/2 कर देते हैं। मैं फॉर्मूला बाद में बता दूंगा ये। ठीक है, एक मैं आपको ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, मैं वहाँ पे आपको इस चैप्टर के सारे आपको फॉर्मूले बता दूंगा। नंबर ऑफ लाइंस निकालने का कि भाई कोई ट्रांजिशन हो रही है तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस अगर निकालनी है तो उनका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है ना, नंबर जैसे नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1, ठीक है ना, देन n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2।